Assalamu alaikum students, welcome to Alham Dynamic World. This is your biology teacher. Students बच्चों हमने बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी शुरू किया हुआ है. आज हम इसके लेक्चर नंबर 10 के ऊपर बेटा डिस्कशन करेंगे एंड दैट इज ऑल अबाउट दी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बेटा. स्टार्ट करते हैं बेटा. इस अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, चाहे वो स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो और चाहे वो लार्जेस्ट जितने बड़े मर्जी मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, इन सभी इंडिविजुअल्स के दरमियान जितने भी मेंबर्स आते हैं, साइंटिस्ट ने उन सभी मेंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को 5 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया हुआ है. सो साइंटिस्ट क्लासिफाई ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू द 5 मेजर ग्रुप्स. तो 5 ग्रुप्स में साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेटे क्लासिफाई कर रखा है. क्वेश्चन ये आएगा कि वो 5 ग्रुप्स कौन से हैं जिनमें एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया. बेटा उनमें सबसे पहले आता है किंगडम मोनिरा, या जिसे हम कहते हैं ग्रुप मोनेरियंस. इनमें तमाम के तमाम वो मेंबर्स आते हैं बेटा जो प्रोकैरियोटिक हैं. हम उसकी बात आगे करते हैं बेटा. सेकेंड ग्रुप आता है प्रोटिस्टा. सेकेंड ग्रुप इज प्रोटिस्टा. थर्ड ग्रुप इज द फंजाई. Fourth group is the plantae and the last group is Animalia. ये 5 categories of organisms हैं बेटा. Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. इन 500 ग्रुप्स में से हर एक ग्रुप की कंपोजिशन दूसरे से अलग है. हर एक के कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे से मुख्तलिफ हैं. हर एक की अक्रेंस रिप्रोडक्शन दूसरे से मुख्तलिफ है. इन शॉर्ट हर मेंबर अलग है. अब किंगडम मोनिरा जो है, इस किंगडम मोनिरा को हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं बेटा. प्रोकैरियोटिक. तो इसे प्रोकैरियोटिक कहने के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं बेटा. प्रोकैरियोटिक इसमें चूंकि सेल पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल जिस भी इंडिविजुअल के अंदर होते हैं बेटा उसकी बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे और प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता बेटा. तो ये पहला पॉइंट है कि मोनेरियंस आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैविंग द प्रोकैरियोटिक सेल्स व्हिच डू नॉट हैव न्यूक्लियस. सेकंड पॉइंट, ये जो प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटाई एंड एनिमिलिया, ये जो रिमेनिंग 4 ग्रुप्स हैं, दीज आर द यूकैरियोटिक. ये जो बाकी 4 ग्रुप्स हैं ये यूकैरियोट्स हैं. इनकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं और ऐसे सेल्स जिनमें उनकी मेम्ब्रेन्स, उनके सेंटर में, उनके साइटोप्लाज्म के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, तो हम कहते हैं बेटा कि वो एक यूकैरियोटिक सेल है. और प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटाई और एनिमिलिया, ये चारों ग्रुप जो हैं और इनके अंदर जितने भी मेंबर्स आएंगे वो सभी के सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे बेटा. अब इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर ये जो सेल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज होते हैं, एक दूसरे के साथ ग्रुपिंग बनाते हैं. समटाइम ये ग्रुपिंग भी बनाते हैं और सम टाइम ये सोलो परफॉर्म भी करते हैं. ग्रुपिंग बनाएंगे, नहीं तो ये सेपरेटेड भी वर्क कर सकते हैं. ये डिपेंड करता है कि उस सेल की मोड ऑफ एक्शन किस तरह का, उसकी कंपोजिशन में क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो उसकी कंपोजिशंस को डिफाइन करते हैं बेटा. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कितनी टाइप के सेल्स इस अर्थ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं. जैसा कि अभी आपको बता चुका हूं कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, ये जो सेल्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं बेटा. इनमें से पहली टाइप है प्रोकैरियोटिक सेल्स. फर्स्ट टाइप इज द प्रोकैरियोटिक सेल्स. ऐसे सेल्स जो उन ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं जिन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और हमारे फर्स्ट ग्रुप जो मोनेरियंस हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स रखते हैं. एंड सेकंड वन इज द यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स, जैसा कि बेटा इसके नाम से ही क्लियर है, यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स को कहते हैं जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं, जिनके पास प्रॉपर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जिनके पास डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, हम उन्हें यूकैरियोट कहते हैं. तो ये फर्स्ट
टाइप्स हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के रेफरेंस से। अब सेल्स की दो टाइप्स और भी हैं, लेकिन उनमें से जो थर्ड वन हम बात करेंगे वो उन दोनों से एक्सेप्शनल है, इसलिए उसे अलग टाइप ज्यादा टाइम कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की बेस पे मजीद सेल्स की टाइप की बात करने लगे हैं। बेटा 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उन्हीं 3 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। पहली 2 टाइप्स प्राइम होंगी और थर्ड वन टाइप एक्सेप्शनल होती है, क्योंकि वो तमाम ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन 3 तरह की हैं। उनमें से सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन आती है बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम सिंगल सेल ऑर्गेनाइजेशन भी कहेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिन ऑर्गेनिजम्स में होगी हम उन्हें कहेंगे कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो दूसरी बेसिक टाइप है वो है बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाएगी हम कहेंगे कि ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब जो थर्ड टाइप आती है जो सेंटर वाली है, जिसे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ये तमाम तरह के मेंबर्स में नहीं है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन ये कुछ खास कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस पाई जाती है, और वो तमाम इंडिविजुअल्स जिनकी बॉडी में कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस पाई जाएगी हम उन्हें कहेंगे कि ये है जी कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन सेल मजीद 3 टाइप्स के हो सकते हैं। हम इन तीनों को 1 बाय 1 करके बेटा अभी पढ़ने लगे हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे तमाम ऑर्गेनाइजेशन उन एनिमल्स में पाई जाती है बेटा जिनकी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलकर बनती है। द बॉडी of the individual is made up of a single type of cell। जो इंडिविजुअल है और उसकी जो बॉडी है is made up of single cell only, सिर्फ एक सेल से मिलकर बनती है। और एक सेल का मतलब होता है जैसे एक नॉर्मल सेल जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, कुछ ऑर्गेनल्स हैं और आउटर उसकी बाउंड्री है। प्लांट सेल के केस में सेल वॉल, एनिमल सेल के केस में वो सेल मेम्ब्रेन होती है। तो एक सेल के ऊपर सरवाइव कर रहा है ये वाले ऑर्गेनिज्म। अब जितने भी इस सेल की एक्टिविटीज होती हैं, एक नॉर्मल सेल जितने भी काम करता है, रेस्पिरेशन सेलुलर करता है, ग्लाइकोलाइसिस करता है, क्रेब्स साइकिल करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करता है, और वो सारे काम जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर आते हैं वो सारे के सारे इस एक सिंगल सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं। कोई एडिशनल हेल्प इनको नहीं दी जाती, कोई एडिशनल हेल्प ये किसी से नहीं लेते, बस अपने ऑन पे सरवाइव करते हैं। तो लाइफ के जो तमाम प्रोसेसेस हैं, जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे इस एक सिंगल सेल के अंदर ही परफॉर्म होते हैं। अब इनकी चंद एक एग्जांपल्स पे बेटे बात कर लेते हैं कि किन इंडिविजुअल में ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है जिन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसा कि बेटे अमेबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। तो ये वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं बेटा जिन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की कैटेगरी में रखते हैं। अमेबा हो, पैरामीशियम हो, यूग्लिना हो, ये सारे के सारे वो मेंबर्स हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल है। तमाम एक्टिविटी उसी एक सिंगल सेल के अंदर परफॉर्म होती हैं, और जितनी भी एक्टिविटी उन्होंने खुद परफॉर्म करनी है, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस उन्होंने खुद परफॉर्म करवाने हैं, वो किसी की एडिशनल हेल्प नहीं लेते। अब हम मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा प्रीवियस ईयर के अंदर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपकी बुक में सिर्फ 5 to 6 लाइंस का है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है 4 मार्क्स का, एहतियात से समझिएगा। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आर कंपोज ऑन मेनी सेल्स। बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है, लेकिन वो सेल एक दूसरे के साथ जुड़े तो हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करते। हर एक सेल अपना अलग काम करता है। मैनी सेल्स हैं, मैनी सेल्स, लेकिन कोई किसी दूसरे का काम नहीं करता। इनमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। आपकी बुक कहती है दे डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर। नो,
डिवीजन ऑफ लेबर, इनमें किसी तरह की कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि काम की जो डिफरेंशिएशन होती है कि एक काम एक सेल परफॉर्म कर रहा है तो दूसरा दूसरे को दे दिया जाए और दोनों मिलकर काम कर लें, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सेल्स हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, जितने भी हैं, वो सारे के सारे सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़े तो हैं लेकिन मिलकर काम नहीं करते। हर एक सेल अपना ओन जिम्मेदार होता है बेटा, कोई किसी दूसरे का काम नहीं करता। अब यहां पर अगर आप गौर करें, कंसिडर दिस इज एन एरिया, और यहां पर इस एरिया में ये है जी वो सेल जिनकी बात मैंने आपके सामने रखी। बिलफर्ज बेटा ये इसी एरिया में ये 4 सेल्स हैं, 1 2 3 4, इन 4 सेल्स की बात कर रहे थे। अब ये जो 4 सेल्स हैं बेटा, ये अपनी लाइफ खुद सरवाइव करता है, नो डिपेंडेंसी, ये डिपेंड नहीं करता किसी ना सेकंड सेल पे, ना थर्ड पे, ना फोर्थ पे, और यही जो प्रॉब्लम है वो इन बाकी सेल्स के साथ भी है। अब ये इकट्ठे तो हैं, कोई किसी का जिम्मेदार नहीं है, ये कॉलोनी बना के रह रहे हैं। और ऐसे तमाम इंडिविजुअल जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हों लेकिन अटैच होने के बावजूद एक दूसरे के साथ कोई डिवीजन ऑफ लेबर ना रखें, कोई एक दूसरे की मदद ना करें, तो ऐसे तमाम सेल्स को कॉलोनियल सेल्स कहते हैं। और ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं इन्हें हम कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सो इन इंडिविजुअल्स की बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, दैट सेल्स मेक कॉलोनीज, सेल जो हैं वो कॉलोनीज बनाकर रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं बेटा। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, उनमें से एक एग्जांपल है बेटा वॉल्वॉक्स, एक इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, एक पानी में पाया जाने वाला एल्गी है बेटा। तो ये वॉल्वॉक्स, इसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स आते हैं, बहुत बड़ी कॉलोनी हो सकती है, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स हो सकते हैं, बट दे डू नॉट आर लिंक विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ फंक्शनैलिटी के लिहाज से लिंक नहीं होते बेटा। तो ये है हमारा सेकंड पॉइंट कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस का। लास्ट पे हमारा पॉइंट आता है बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जिसमें और इंडिविजुअल की बॉडी में बहुत सारे सेल्स होंगे, मैनी सेल्स, मैनी सेल्स। लेकिन अगर आप गौर करें तो मैनी सेल्स तो मैंने ऊपर वाले केस में भी बताया है, यहां पर और उस वाले में डिफरेंस ये है कि इनमें जितने भी सेल्स आएंगे वो सब के सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, ऑल सेल्स कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, किसी सेल को उसके हाल पर नहीं छोड़ा जाता, सारे के सारे सेल्स आपस में मिलकर काम करते हैं। अगर एक सेल को डैमेज होता है तो उसे रिपेयर करने के लिए बाकी सेल सिग्नल जनरेट करते हैं, तो सारे के सारे सेल्स आपस में लिंक हैं बेटा। तो मल्टी सेल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सेल्स आएंगे वो कोई कॉलोनी नहीं बनाएंगे, बल्कि वो बनाएंगे ऑर्गन्स, वो बनाएंगे टिश्यूज, वो बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम्स, वो टिश्यूज बनाएंगे, उससे ऑर्गन्स बनेंगे और फिर उनसे ऑर्गन सिस्टम्स बेटा बनेंगे। तो बेटा बात ये हुई कि मैनी सेल्स जो मल्टी सेल ऑर्गेनाइजेशंस की बॉडी में आएंगे, सारे सेल्स इकट्ठे होंगे, ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप को हम टिश्यू कहेंगे, दैट ईच सेल्स कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। अब बेटा ये जो टिश्यूज होते हैं इनमें ग्रोथ का पैटर्न बड़ा सिमिलर होता है, एक सेल दूसरे सेल्स के साथ कंपेयर करके ग्रोथ करता है। कंपेयर करके करने का मतलब कि अगर एक सेल डिवाइड कर रहा है तो वही सिग्नल्स, वही ग्रोथ फैक्टर दूसरे सेल्स में भी होंगे, वो भी उसके साथ ही ग्रो करेगा, इतनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन होती है। अब मल्टी सेल ऑर्गेनाइजेशन जिन ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है बेटा, हम उन्हें कहते हैं कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और ऐसी 2 एग्जांपल्स का जिक्र बेटे आपकी बुक में किया गया है। पहला है बेटा फ्रॉग और दूसरा है बेटा मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड प्लांट। तो फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट ये दोनों ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। हर एक की बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है, हर एक के अंदर काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चा ये देखेंगे कि फ्रॉग किस तरह से एज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के तौर पे बिहेव करता है और मस्टर्ड प्लांट किस तरह से एज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे बिहेव करता है। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बेटा। हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।